नोटिस के बारे में बात करते हैं कि अब से फिर से आपको जो एक डेट नजर आ रही है और ये डेट नजर आ रही है 17 मार्च, क्या ये डेट सही है या पुराने दोनों नोटिसों की तरह है ये डेट भी गलत हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये नोटिस सही है या ये नोटिस गलत है। देखो साथी, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूं, मैं एक सरकारी विभाग में हूं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो सरकारी विभाग में नोटिस लिखे जाते हैं, जो लेटर लिखे जाते हैं, वो किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज होती है। तो ये सरकारी विभाग से लिखा गया बिल्कुल 100% करेक्ट नोटिस है। दूसरा, इस बात का और दूसरा प्रमाण क्या है, तो देखिए प्रमाण ये है कि जो इसमें बातें बोली है ना, जो टर्म्स यूज करी हैं, जैसे उन्होंने आप देखो शॉर्ट फॉर्म यूज किया, आप देखो ढेरों शॉर्ट फॉर्म इसमें यूज हैं। जैसे कि वो कहते हैं एआईजी पीईआरएस, एआईजी टीआरजी, एआईजी ओपीएस या पीपीएस हो गया, या डीईएसएच विजिलेंस एंटीसिडेंट क्लियरेंस, ये सारी की सारी टेक्निकल टर्म है सरकारी विभागों की। और अगर कोई आदमी नकली नोटिस भी तैयार करने बैठे तो उसको इतनी जानकारी तो नहीं होगी। अगर आप ये कहो कि भैया पहले कोई ऐसा नोटिस जारी हुआ हो, क्या पता उसी पे डेट बदल दी हो, तो पहले इस तरह का कोई नोटिस बीएसएफ की तरफ से कभी जारी नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है कि उस पर वो केवल डेट चेंज करके आपको दे दें। तो इसमें जो डिपार्टमेंट के अंदर की टर्म्स यूज की गई हैं वो केवल डिपार्टमेंट के लोगों को पता होती है, बाहर किसी को नहीं पता होती है। और मैं आपको बताऊं कि ये ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया है, ये तो बस लीक कर दिया गया है एक तरह से ये नोटिस। अब भाई लीक करने वाले कौन होते हैं? देखो, ऐसा होता है कि सरकारी विभागों में जो काम चलता है ना, जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो वो डाक के थ्रू चलता है। डाक का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे से दूर कोई ऑफिसर बैठे हैं, मान लो हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, हेडक्वार्टर हमारे यहाँ से मान लो 20 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर अगर मुझे कुछ बात भेजनी है तो देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ना, ना तो कही बात चलती है ना बोली बात चलती है, वहां पर लिखी हुई बातें चलती हैं। तो लिखी हुई बात को ना लेटर लिख के उसकी डाक बनाकर, यानी कि जो आप लेटर कहते हैं जिस चीज को, उसको डाक के थ्रू भेजा जाता है। तो ये जो बीच में ले जाने वाले लोग होते हैं ना, ये थोड़ा बहुत इन चीजों को बाहर निकाल देते हैं, ये वहीं से आपको दिखी है। बाकी ये इंटरनल मैटर है, बाहर इसको कहीं पब्लिश ही नहीं किया गया है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर उठा के देख लें, ये आपको वहां ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, बहुत मतलब आप ऑलमोस्ट हर जगह देखेंगे तो केवल आपको ये डेट पढ़ के बताई जा रही है, जिससे ना एक तो आपका विश्वास पहले ही कमजोर हो चुका है, जो दो नोटिस आ चुके हैं। फिर केवल डेट बता दी जाए, इसकी कोई क्लैरिटी ना दी जाए, कोई पुख्ता बात ना बताई जाए कि भैया इस नोटिस में लिखा क्या है, तब तक आपको थोड़ा सा भरोसा भी नहीं होगा। अब भैया जी, असल में देखो, मैं बताऊं कि नोटिस को कोई पढ़ ही इसलिए नहीं पा रहा होगा क्योंकि उनको डिपार्टमेंट के अंदर की टर्म्स ही नहीं पता। मुझे थोड़ी सी टर्म्स इसलिए पता है क्योंकि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूं और मैं उसकी टर्म्स को जानता हूं। आओ मैं आपको इसके ना नोटिस के बारे में समझा देता हूं, ये नोटिस क्या है, ये आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, देखिए यहां पे बोला गया है ये नोटिस भेजा गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को। एक हमें ये भी बड़ा डाउट होता है कि भैया ये नोटिस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ को भेजा गया है। पहली चीज, सीआईएसएफ को किसकी तरफ से भेजा गया है? तो ये भेजा गया है आपका, देखो ये तो भेजने वाले का पता होता है, सीआईएसएफ ने भेजा है। और किसके मतलब किसने भेजा है? जो आपके महानिरीक्षक हैं, सहायक महानिरीक्षक भर्ती के जो हैं। अच्छा, ये किसको भेजा गया है? ये भेजा गया है इस लेटर का रेफरेंस देते हुए बीएसएफ को। ठीक है, अब देखो इस नोटिस को, आप देखो इस पे लिखा हुआ है पहली चीज तो टाइम बाउंड या मोस्ट अर्जेंट। असल में जिन नोटिस का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस पर हम लिख देते हैं ऊपर कि भैया ये टाइम बाउंड है, मतलब एक निश्चित समय में इसका जवाब दिया जाना जरूरी है। जैसे आप आरटीआई लगाते हैं ना, तो आरटीआई मान लो किसी डिपार्टमेंट में गई और उस डिपार्टमेंट ने किसी अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी, तो वो लिख देते हैं कि ये टाइम बाउंड या मोस्ट अर्जेंट है, भैया इसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देना है। ठीक है, ऊपर सीआईएसएफ लिखा है, भर्ती बीएसएफ की है। देखिए सीआईएसएफ, देखो भर्ती बीएसएफ की नहीं है, जानो भर्ती बीएसएफ करा रही है सारी ट्रेड के लिए, तो हर एक ट्रेड से वहां पर ऑफिसर मौजूद होने चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है, आप देखो ना, ये भर्ती साफ साफ बात की जा रही है, किस भर्ती के बारे में बात हो रही है? एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बीएसएफ डायरेक्ट भर्ती 2024। और ये लेटर का नंबर होता है, ये तो इनका इंटरनल है जो लेटर का नंबर होता है, और 18 दिसंबर 2025 को ये लेटर भेजा गया है। अब देखिए ये लेटर किसको भेजा गया है? ये लेटर भेजा गया है, अच्छा इसका सब्जेक्ट, सॉरी इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है डीईएसएच विजिलेंस एंड इंसिडेंट्स क्लियरेंस ऑफ डीआईजीज एंड सीनियर कमांडेंट आरईजी। इस लेटर में बोला गया है कि इस डिपार्टमेंट के डीईएसएच विजिलेंस एंड एंटीसिडेंट्स क्लियरेंस, ये क्या होती हैं? देखो एंटीसिडेंट्स क्लियरेंस का मतलब है कि भाई उस व्यक्ति का पहले रिकॉर्ड क्या रहा है, यानी कि इस नोटिस में इन व्यक्तियों का पहले का रिकॉर्ड मांगा है। किन व्यक्तियों का? डीआईजी, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट। भाई क्यों मांगा गया है पहले का रिकॉर्ड? देखिए ये सारे के सारे व्यक्ति भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट, ये सभी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो हर डिपार्टमेंट से इनका पहले का रिकॉर्ड मांगा गया है कि इनका रिकॉर्ड पहले कैसा रहा था। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पहले किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हों और वहां पर इन्होंने थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर दिया हो, आप समझ गए होंगे, तो वहां पर ये किसी गलत क्रिया में संलिप्त पाए गए हों, कहीं ऐसा तो नहीं है। देखो हर एक डिपार्टमेंट का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो हर एक एम्प्लॉय की ना डिटेल रखता है, जैसे मेरी डिटेल भी विजिलेंस में है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ गलत करता है तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है विजिलेंस में, फिर उसको ऐसी चीजों के लिए तो नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। तो इन्होंने विजिलेंस से इन लोगों की डिटेल पूछी है और इन्होंने लिखा है इट इज इंटीमेटेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फॉर द ईयर 2024 इज बीइंग कंडक्टेड बाय बीएसएफ। कि भाई एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 2024 की भर्ती के लिए बीएसएफ रिक्रूटमेंट करा रही है, फुल स्टॉप। आगे कहता है पीएसटी एंड पीईटी ऑफ अफोरसेड रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली, डब्ल्यूईएफ का मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम 17 मार्च 2025 टू 30 मई 2025। ये कहते हैं कि इस भर्ती की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया जो है वो किस किस चीज की, पीएसटी और पीईटी की भर्ती प्रक्रिया जो है वो टेंटेटिवली शुरू करेंगे हम 17 मार्च 2025 से 30 मई 2025 तक। तो इन डेट के बीच में ये इनको शुरू करने वाले हैं। अब आप कहोगे जी 17 मार्च से 30 मई 2025 तक इतने लंबे थोड़ा ना फिजिकल चलेंगे। देखो वो कहते हैं कि टेंटेटिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 17 मार्च से 30 मई। तो पहला मतलब तो इसका ये निकलेगा कि इन डेट्स में कभी भी हो सकता है। दूसरा मतलब देखिए, अगर मान लो कोई भी यूनिट
जब फिजिकल कंडक्ट कराएगी तो वो आपके लिए ही तो एक दिन का फिजिकल है, क्या उनके लिए एक दिन का थोड़ी है भाई। उनको तो शुरू में ग्राउंड से लेकर सारी चीजों की तैयारी करनी है, सारे अभ्यर्थियों की लिस्ट बनानी है, जो अभ्यर्थी फिजिकल दे जाएंगे उनका डेटा तैयार करना है, उनमें कौन सेलेक्ट हुए हैं कौन नॉन सेलेक्ट हुए हैं, ये सारी डिटेल्स उन्हें तो बनानी है। तो वो कहते हैं कि भैया जी हमें इसमें तकरीबन 2.5 महीने का समय लगेगा। 17 मार्च से 30 मई तक का समय उन्होंने मांगा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने में उन्हें 2.5 महीने का समय लगेगा। तो या तो ये फिजिकल देखो 17 मार्च से शुरू हो जाएंगे या 17 मार्च के बाद शुरू हो जाएंगे, बट उन्होंने बोला है कि टेंटेटिवली हम इनको शुरू कर देंगे 17 मार्च से 30 मई 2025 के बीच में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप 17 मार्च मानकर चलिए इस फिजिकल की डेट। और मैं फिर से बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि टेंटेटिवली हम शुरू करेंगे। अच्छा, मैं बाद में आपको फाइनल कंक्लूजन दूंगा कि डेट क्या रहने वाली है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा नोटिस पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोर्ड एंड द एपिलिएट अथॉरिटी आर टू बी डिटेल्ड बाय दिस डायरेक्टरेट। यानी कि देखो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोर्ड, कि जो भर्ती बोर्ड है उसके जो अधिकारी हैं जो इस भर्ती को करा रहे हैं, एंड द एपिलिएट अथॉरिटी आर टू बी डिटेल्ड बाय द डायरेक्टरेट, कि भाई उनसे डिटेल मांगी गई है, किनकी लिस्ट मांगी गई है, किसकी, डीआईजी, सीनियर कमांडेंट, कमांडेंट आर एनक्लोज्ड हियरविद एज पर अपेंडिक्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। कुछ अधिकारियों की लिस्ट उन्होंने दी है और इनके बारे में उस डिपार्टमेंट से डिटेल मांगी है कि ये अधिकारी हमें इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए चाहिए। अब आप हमें बता दीजिए कि इन अधिकारियों का रिकॉर्ड कैसा है। तो बीएसएफ ने मांगी है सीआईएसएफ से। असल में भर्ती तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए है ना, बेशक उसे बीएसएफ करा रहा है, लेकिन भर्ती तो सीआईएसएफ की भी है, बीएसएफ की भी है, आईटीबीपी की भी है, सभी की है ना। तो इसमें सीआईएसएफ के अधिकारियों को शामिल करना है। उनके विजिलेंस डिपार्टमेंट से बीएसएफ ने डिटेल मांगी है कि हमें तुम्हारे डिपार्टमेंट से कुछ अधिकारी चाहिए होंगे भर्ती प्रक्रिया को शामिल कराने के लिए, और मैं हम इन अधिकारियों की डिटेल आपको दे रहे हैं, ये अधिकारी चाहिए होंगे, इनका आप पूरी जानकारी हमें दे दो कि ये किसी गलत प्रक्रिया में तो सम्मिलित नहीं पाए गए थे, ठीक है। उसके अलावा और नीचे पढ़िए, आगे लिखा हुआ है इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली प्रोवाइड डीईएसएच विजिलेंस एंड एंटीसिडेंट क्लियरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स, कि इन ऑफिसर्स की हमें डीईएसएच और विजिलेंस एंड एंटीसिडेंट क्लियरेंस चाहिए। ये सारी क्लियरेंस का मतलब होता है, देखो डीईएसएच विजिलेंस और एंटीसिडेंट क्लियरेंस का मतलब होता है पूर्व में उसके द्वारा किए गए सारे काम, मतलब उसका एक तरह से एनओसी आपने सुना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने सुना होगा। जैसे किसी व्यक्ति का, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल क्लियर होता है, उसका बैंक से कोई लोन वगैरह नहीं होता है, तो उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है कि भाई इसको लोन देने में कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही एंटीसिडेंट सर्टिफिकेट होता है आपका। उसके बाद कहता है टू दिस ब्रांच, इस ब्रांच को एट द अर्लीस्ट फॉर फर्दर एक्शन, कि भैया जल्द से जल्द दे दो ताकि हम अगला एक्शन अपना ले सकें, यानी कि इन अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाकर फिर हम आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू कर सकें। आगे इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट चेंजेस इफ एनी in DESH vigilance antecedent status of these officers at a later stage and up to the end of recruitment the same may be intimated to this branch please। ये कहते हैं अब देखो जैसे 17 मार्च से हमारे साथ मान लो अभी इस डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ये अधिकारी जो सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट हैं, इन अधिकारियों का कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है, आप इनको शामिल कर लीजिए, लेकिन बाद में इस बात का पता चलता है तो वो कहते हैं कि बाद में भी हमें इस बात को सूचित कर देना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे और क्या डिटेल मांगी गई है, ये काम की बात है यहाँ पर कि कॉपी टू, ये देखो जब हम एक लेटर लिखते हैं ना, उस डिपार्टमेंट के उस व्यक्ति से संबंधित हर एक व्यक्ति को वो कॉपी चली जाती है। जैसे ये कॉपी किस किस को भेजी गई है, देखिए कॉपी भेजी गई है, आपको मैं और अच्छे से पढ़ाऊं, एआईजी पर्सनल। ये डिपार्टमेंट जो होता है पर्सनल, ये वो डिपार्टमेंट है जो एक व्यक्ति की सैलरी आदि का ख्याल रखता है, इस व्यक्ति की इस टाइम पे कितनी सैलरी है या कभी सैलरी कितनी होगी, तो इस डिपार्टमेंट को भेजा गया। और ये लिखते हैं द नेम ऑफ ऑफिसर इन द रैंक ऑफ डीआईजी सीनियर कमांडेंट एंड कमांडेंट डिटेल ऑफ फॉर पीपीसी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ये सैलरी के बारे में डिस्कशन है कि भाई मार्च, अप्रैल और मई में कितनी इनकी सैलरी होने वाली है, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा काम करेंगे तो वहां से सैलरी पे इन पे इफेक्ट आ जाएगा, तो सैलरी का कुछ है यहाँ पे। और ये कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को भेज दी जाए टू दिस ब्रांच फॉर फर्दर एक्शन। फर्दर ऑफिसर्स आर ऑन डेपुटेशन में आल्सो बी इंटीमेटेड फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज। डेपुटेशन का मतलब होता है कि बाहर से भी कुछ अधिकारी जो रखे जाते हैं उनके बारे में मांगा गया है। उसके बाद ये एआईजी ट्रेनिंग को भेजा गया है हर एक डिपार्टमेंट में, मतलब हर एक विभाग में एक अंडर डिपार्टमेंट होता है जो ट्रेनिंग कराता है। जैसे आपने कभी टीचर्स में सुना हो कि टीचर्स की ट्रेनिंग आई है, तो ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने पूछा है कि क्या ये जो ऑफिसर्स हैं जिनके उन्होंने नाम दिए हैं, देखो नाम कहाँ दिए होंगे, ये जो लिखा है ना एनेक्सर ए एंड बी, ये होता है कि पीछे हमने पेज अटैच किया है ए और बी, उस पे नाम होंगे, तो वो थोड़े ना आपको मिला है, वो बाहर नहीं मिला है, वो नहीं आया है। तो उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर हमें बता दो कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल या मई में इनकी कोई ट्रेनिंग या कोर्स तो नहीं है, कहीं ऐसा हो कि हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करा दें और पता चला कि इनकी तो ट्रेनिंग है मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, या कोई इलेक्शन ड्यूटी तो नहीं थी, ठीक है। उसके बाद इनका ओपीएस के लिए पूछा गया है कि इनकी इलेक्शन वगैरह में कोई ड्यूटी तो नहीं है, इलेक्शन या कोई ऑपरेशन तो नहीं होने वाला है, उसमें इनकी ड्यूटी तो नहीं लगने वाली है मार्च, अप्रैल और मई में। अगर किसी की ड्यूटी होगी तो फिर उस अधिकारी को नहीं लिया जाएगा। तो मैंने इतना समय इस नोटिस को पढ़ने में इसलिए लिया ताकि आपको एक भरोसा हो सके कि हाँ ये डिपार्टमेंट के अंदर का ही नोटिस है। अब देखो भाई, आप समझो कि ऐसा नहीं है कि ये कोई नोटिफिकेशन बच्चों को बता दी गई हो या लोगों को बता दी गई हो, असल में ये तो डिपार्टमेंट आपस में इंटरनली बात कर रहा है। अभी मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख रहा था तो वहां पे तो डेट ही पुख्ता कर दी कि भाई 17 मार्च ही फाइनल डेट है, लेकिन आप खुद समझो अभी डिपार्टमेंट अंदर आपस में बात कर रहा है, वो अभी उन ऑफिसर्स को ले रहा है कि जो ऑफिसर्स इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त होने वाले हैं, और वो कहता है उसने भी सोचा है कि हम 17 मार्च से इन फिजिकल को शुरू करेंगे। अब देखिए 17 मार्च तक अगर सारे काम उसने जो भी पहले की प्रक्रियाएं हैं, ये एक प्रक्रिया तो है, अभी दूसरा डिपार्टमेंट उनको भेजेगा, फिर वो उनको वेरीफाई करेंगे, और एक नहीं कई सारे काम होते हैं ऐसे छोटे मोटे। तो आप समझो ना, मैंने आपको कहा था कि असल में एक छोटी प्रोसेस नहीं होती है, हर चीज पे बड़ा बारीकी से ध्यान रखा जाता है, काफी बड़ी प्रोसेस होती है। तो वो कहते हैं अभी 17 मार्च है, अगर 17 मार्च तक देखो ये सारी चीजें हो गई तो वो नोटिफिकेशन बच्चों को दे देंगे कि भाई आपके फिजिकल जो है 17 मार्च से हैं, और कुछ दिन पहले दे देंगे एडमिट कार्ड वगैरह वो सारी जारी कर देंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अगर 17 मार्च तक वो अपनी पूरी कार्यवाही नहीं कर पाते हैं तो फिर इस बात की पूर्णतः पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि हाँ 17 मार्च से ही इनके फिजिकल होंगे। बट मेरी तरफ से क्या सलाह है, तो मेरी तरफ से देखिए ये सलाह है, मेरा अनुमान जो कहता है कि असल में
दो नोटिस पहले ही, मतलब 2 आरटीआई के रिप्लाई इन्होंने दे दिए हैं, जिसमें इन्होंने लास्ट आरटीआई में फरवरी में बात कराने की कही थी। अब देखो, अगर आप आरटीआई लगाएंगे ना तो डेफिनेटली वो डेट आपको 17 मार्च दे देंगे और उस पर भी टेंटेटिवली लिखेंगे। तो 2 बार ये बच्चों को पहले वादे कर चुके हैं, तो ये भी कोशिश करेंगे कि यार अब 17 मार्च का वादा जो हमारा, अगर आरटीआई में किसी में दिया, वैसे तो ऑफिशियली किसी को नहीं दे रहे, अपनी तरफ से नहीं देंगे, बट आप पूछोगे तो देंगे कि 17 मार्च का वादा हमारा झूठा नहीं हो जाना चाहिए। तो जो साथी सोच रहे हैं कि ये नोटिस वेबसाइट पे ऑफिशियली आ जाएगा, तो भाई ये नोटिस थोड़ी है, ये तो डिपार्टमेंट के अंदर की बातें चल रही हैं। और डिपार्टमेंट जब अपनी पूरी प्रक्रियाएं कर लेगा, जब वो पूर्णतः सुनिश्चित हो जाएगा, सब कुछ जो उसको करना होता है एक पीएसटी पीईटी के लिए, जो जितनी तैयारियां करनी होती हैं, तब वो आपको एक डेट देगा। तो मेरी तरफ से अभी आप 17 मार्च ही मानकर चलिए। बाकी इसमें ये भी है कि 17 मार्च तक अगर पूरी प्रक्रिया डिपार्टमेंट ने कर ली भर्ती कराने की, तब तो वो करेगा, नहीं तो फिर और थोड़ा बहुत उसको आगे बढ़ा देगा। हालांकि 17 मार्च काफी दिन है, मतलब उन्होंने इसी हिसाब से समय लिया है, और कमांडेंट का एक बार अगर अपॉइंटमेंट हो जाए तो ग्राउंड वगैरह उनके सारे अपने फिट हो गए होंगे, जहां तक मुझे इससे नोटिस से प्रतीत होता है। ठीक है जी, तो ये है इस नोटिस की सच्चाई। बाकी मुझे जहां तक है, ये देखो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि डिपार्टमेंट अपनी तैयारियों में तो लगा है और तैयारियां बिल्कुल युद्ध स्तर पे वो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल डिपार्टमेंट सुस्त पड़ा हुआ है। तो बेशक ये 17 मार्च को ना हो, मार्च के लास्ट में हो जाए, उन्होंने इसीलिए तो 30 मई तक की डेट बोली है कि 17 मार्च से 30 मई तक इसका नोटिफिकेशन जो है, मतलब इसके जो फिजिकल है, हम लोग कराएंगे। तो हो सकता है कि 17 मार्च के बाद वो 10-5 दिन और उसको आगे बढ़ा दे, बट हो जाएंगे मार्च अप्रैल के आसपास ही। इसलिए सभी साथी अपनी रनिंग में लगे रहिए। और देखो ऐसा तो है नहीं कि हमें इसकी रनिंग के लिए भाई पूरा ही समय न्यौछावर करना है या पूरे ही दिन हमें इसके लिए रनिंग करनी है। मेरी सलाह तो ये है कि आप थोड़ी थोड़ी सी रनिंग हर दिन करते रहिए, नोटिफिकेशन आने तक, इसका नोटिस आने तक। जैसे ही नोटिस आए थोड़ी सी ताकत और लगा दीजिएगा। हाँ, बस बिल्कुल खाली मत बैठे रहो, क्योंकि अगर नोटिस आया मान लो 15 दिन पहले, आपकी रनिंग ही तैयार नहीं है, तो फिर 15 दिन में तो रनिंग बनाना बड़ा मुश्किल आप सभी के लिए हो जाएगा। तो मेरी आप सभी के लिए सलाह ये है कि आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं इसके साथ, ऐसा तो है नहीं किसी के भरोसे बैठे होंगे, जरूर आपने कोई फॉर्म डाल रखा होगा, उसकी लिखित परीक्षा के दिन भर में तैयारी करते रहिए, सुबह शाम अपनी रनिंग को भी जारी रखिएगा। और फिलहाल ये मानकर चलिए अपने आप को कि भाई 17 मार्च इसकी फिजिकल की डेट है। अब उसमें जो भी जैसे भी बदलाव होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये नोटिस बिल्कुल 100% सही है। अब पूरी बात इस वीडियो, मतलब इस नोटिस की आपको सच्चाई तब समझ में आएगी जब आप पूरी एक बार अच्छे से पूरी वीडियो को देख लोगे। एक बार सभी साथी सुनिश्चित कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि हाँ, हमें आपकी बात समझ में आ गई है और अब ये नोटिस सही है या गलत है, इस बात की हमें सच्चाई पता लग गई है। नोटिस तो सही है, पर ये बच्चों को बताने के लिए नहीं है। ये आपको वो वादा नहीं कर रहे हैं कि भाई 17 मार्च से कराएंगे। इसका सार ये है, इसका कंक्लूजन ये है। वो तो अभी डिपार्टमेंट में अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं, बट हम कितना माने, तो फिर मैंने कहा भैया जी आप इसकी 17 मार्च ही डेट मानकर चलिएगा। अगर एक्सटेंड होता है तो बढ़िया ही है हमारे लिए। हाँ, इतना तो जरूर है कि शायद 17 मार्च से पहले तो नहीं होने वाला है, लगभग आपका 17 मार्च होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारियां अच्छे तरीके से रखिए और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और ऐसी ही कुछ इससे जुड़ी जानकारी अगर प्राप्त होती है उसके स्पष्टीकरण के साथ। जरूरी है कि जो भी नोटिस आया है, मैं देख रहा हूँ कि लोग बस इसी को ना डेट बता दे रहे हैं, ये डेट आ गई है, लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि असल में ये वो डेट नहीं है जो बच्चों को बताने वाली है, ये तो वो डेट है जो डिपार्टमेंट इंटरनली कम्युनिकेट कर रहा है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।